मथुराई के एस कॉलोनी में स्थित एक 2 बेडरूम हाउस की छोटी सी किचन विंडो से दोपहर ढलते वक्त की धूप छनकर आ रही थी, जो ग्रेनाइट काउंटर टॉप पर एक वार्म एम्बर ग्लो बिखेर रही थी। रेवती, जो एक 41 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट मिडिल स्कूल साइंस टीचर हैं, उन्होंने लोकल सुपरमार्केट से लाए हुए एक भारी कपड़े के बैग की गांठ खोली। उनकी मंथली सैलरी 38,000 रुपीज थी, जो स्टेट पे कमीशन स्केल्स द्वारा तय की गई एक फिक्स्ड फिगर थी। प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के मैंडेटरी डिडक्शंस के बाद हर महीने की फर्स्ट मॉर्निंग को उनके बैंक अकाउंट में प्रिसाइजली 34,200 रुपीज ही क्रेडिट होते थे। एक 14 ईयर ओल्ड बेटी की परवरिश कर रही सिंगल मदर के लिए, जो होम लोन्स और बुजुर्ग पेरेंट्स के मेडिकेशन कॉस्ट्स भी संभाल रही थी, हर एक सिंगल रुपी का बैंक में आने से पहले ही एक प्री असाइंड मिशन होता था। उन्होंने अपने मंथली प्रोविजन आइटम्स बाहर निकालना शुरू किया और उन्हें किचन टेबल पर उस पेपर रजिस्टर के बगल में साइड बाय साइड सजाने लगीं जहां वे अपनी डोमेस्टिक बैलेंस शीट को ट्रैक करती थीं। सबसे पहले ब्रांडेड व्हीट फ्लावर यानी आटा का एक 10 किलोग्राम बैग और सील्ड पोन्नी राइस का एक 5 किलोग्राम पैकेट बाहर आया। आइटमराइज्ड सबटोटल के बगल में पेपर रिसीट पर एक सटल लाइन आइटम प्रिंटेड था, 5% GST। यूनिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन से पहले खुले बोरों से खरीदे जाने वाले बेसिक अनब्रांडेड स्टेपल्स पर एंड कंज्यूमर के लिए कोई टैक्स बर्डन नहीं होता था। लेकिन आज अपनी फैमिली की फूड सेफ्टी एश्योर करने के लिए साफ प्री पैक्ड ग्रेन खरीदने का सिंपल एक्ट भी उन्हें सीधे इनडायरेक्ट टैक्स नेट में खींच लाया था। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 मीटर्स नेवी ब्लू पॉली कॉटन फैब्रिक निकाला। इनवॉइस में 12% GST चार्ज दिख रहा था। फिर टॉयलेटरीज की बारी आई। कोकोनट हेयर ऑयल की एक बॉटल और बेसिक बाथ सोप की 2 बार्स। इन एवरीडे हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए, जिन्हें कोई भी अर्बन या सेमी अर्बन हाउस होल्ड रीजनेबली छोड़ नहीं सकता, स्टेट ने 18% GST रेट लगाया था, जिससे इन्हें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाले ही टैक्स ब्रैकेट में ला खड़ा किया था। फाइनली उसकी शॉपिंग बास्केट के बॉटम में एक मजबूत 750 वाट का 3 जार मिक्सर ग्राइंडर रखा था। यह अप्लायंस कोई लग्जरी नहीं था। रेवती की पुरानी मोटर 2 मंथ्स पहले जल गई थी और 9 आवर के वर्कडे के बाद हाथ से फ्रेश इडली बैटर और चटनी बनाना बहुत थका देने वाला था। उसने इस 3600 रुपीस की परचेस को अफोर्ड करने के लिए अपने टेम्परेरी टीचिंग असाइनमेंट अलाउंसेस में से हर महीने 1200 रुपीस सिस्टमेटिकली 3 मंथ्स तक बचा कर रखे थे। जब उसने बिल स्कैन किया तो उसकी नज़र बॉटम में दिए टैक्स ब्रेकडाउन पर पड़ी। 28% GST, जो कि लग्जरी गुड्स, रेसकोर्स और कैसीनो टोकन्स के लिए रिजर्व्ड मैक्सिमम टैक्स स्लैब है। जिन 3600 रुपीस को उसने ध्यान से सेव किया था, उसमें से लगभग 787 रुपीस सीधे स्टेट और सेंट्रल खजाने में चले गए। उसने सिर्फ एक किचन अप्लायंस नहीं खरीदा था, उसने खुद का खाना पीसने की मॉडर्न सुविधा के लिए एक भारी एंट्री टोल चुकाया था। रेवती ने अपने अंगूठे से लंबे रजिस्टर बिल को सीधा किया। 6,400 रुपीस के टोटल सुपरमार्केट खर्चे पर उसने लगभग 920 रुपीस इनविजिबल कंजम्पशन टैक्स के रूप में दिए थे। वह सिंगल बिल उसकी पूरी मंथली नेट सैलरी के लगभग 2.7% के बराबर था, जो एक ही दोपहर में चुपचाप ऑटोमेटिकली और उसके फॉर्मल इनकम टैक्स फाइलिंग पर बिना किसी सिंगल लाइन आइटम के दिखे निकाल लिया गया था। सेक्शन ब्रेक। द बोर्डरूम कंट्रास्ट, द ग्रेट टैक्स रिअलाइनमेंट। मदुरै से 2000 किलोमीटर नॉर्थ में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ओवरलुक करने वाले एक धूप से रोशन ग्लास वॉल्ड कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बहुत ही अलग टैक्स रियलिटी प्रेजेंट कर रहा था। यह लेट 2019 की बात थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को कम करने वाला एक लैंडमार्क ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था। CFO ने कॉन्ग्लोमरेट की फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी दिखाते हुए एक स्लाइड ओपन की। इस पॉलिसी शिफ्ट से पहले बेस टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस को मिलाकर कंपनी की इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट 34.94% के करीब थी। इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 115BAA के तहत कुछ पुरानी छूट छोड़ने के लिए तैयार डोमेस्टिक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाकर 22% का बेस रेट कर दिया गया था, जिसका मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 25.17% ही रह जाता है। सिर्फ इसी एक एंटरप्राइज के लिए लगभग 10 परसेंटेज पॉइंट्स की इस बड़ी कटौती से हर साल 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश फ्लो रिलीज हुआ। इस पॉलिसी इंटरवेंशन का साफ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यह था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाए, मेक इन इंडिया बैनर के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए
और इंडियन कॉरपोरेशंस को साउथ ईस्ट एशिया के कॉम्पिटिटर्स के सामने ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। फिर भी 2019 के कट के बाद के सालों ने दिखाया कि कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रातों रात जादू की तरह नहीं बढ़ा। इसके बजाय इन टैक्स सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा सीधे कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स में गया, जिससे कॉरपोरेट डेट चुकाया गया, शेयर बायबैक्स की फंडिंग हुई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलने वाले डिविडेंड पेआउट्स बढ़े और कैश रिजर्व्स मजबूत हुए। साथ ही रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों, ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों और हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से जो कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ा, उसे सिस्टमैटिकली वैल्यू चेन में आगे पास ऑन कर दिया गया। जब रेवती के मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ऑयल और पैकेज्ड राइस के मैन्युफैक्चरर्स को हायर इनपुट्स की कॉस्ट झेलनी पड़ी, तो उन्होंने अपनी कॉरपोरेट टैक्स सेविंग्स से उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं किया। उन्होंने अपनी मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस यानी एमआरपी को ऊपर एडजस्ट कर दिया और इन बढ़ी हुई बेस प्राइसेस पर 5%, 18% और 28% जीएसटी परसेंटेज को फिर से कैलकुलेट किया। मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक मशीन का स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स यही है, जहां एक तरफ फॉर्मल कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी कैपिटल बचाने के लिए स्ट्रक्चरल टैक्स रिलीफ मिला, वहीं दूसरी तरफ आम मिडिल क्लास फैमिली को अपनी डेली सर्वाइवल पर एक बढ़ा हुआ और नॉन नेगोशिएबल टैक्स फुटप्रिंट झेलना पड़ा। सेक्शन ब्रेक। एक रिग्रेसिव सिस्टम की मैकेनिक्स, सच में लोड कौन उठाता है? यह समझने के लिए कि यह डायनामिक सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक इनहेरेंट स्ट्रक्चरल फीचर है, हमें वही कोल्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क अप्लाई करना होगा जो बेंजामिन ग्राहम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में लाए थे। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को रिपोर्टेड अर्निंग्स से आगे देखने और कैश डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरलाइंग मैकेनिक्स को एनालाइज करना सिखाया। अगर हम इंडिया के नेशनल टैक्स लेजर का भी इसी तरह रिगोरस ऑडिट करें, तो इस सिस्टम का असली नेचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाता है। टैक्सेशन सिस्टम्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स, हाई अर्नर्स पर हायर परसेंट टैक्स रेट लगता है, मिडिल क्लास पर मॉडरेट परसेंट टैक्स रेट लगता है, लो अर्नर्स पर लो या जीरो टैक्स रेट लगता है। रिग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट जीएसटी या फ्यूल ड्यूटीज, हाई अर्नर्स के लिए यह टोटल इनकम का मिनिमल परसेंट होता है, मिडिल क्लास के लिए यह टोटल इनकम का हैवी परसेंट होता है और वो सबसे हार्ड हिट होते हैं। लो अर्नर्स के लिए यह टोटल इनकम का मैक्सिमम परसेंट होता है। एक प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स पेयर की पे करने की कैपेसिटी के बेसिस पर अपनी रेट एडजस्ट करता है। जो लोग ज्यादा अर्न करते हैं, वे अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का हायर परसेंटेज पे करते हैं। इसके अपोजिट जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स बायर की आइडेंटिटी और नेट वर्थ को लेकर पूरी तरह ब्लाइंड होता है। जब मुंबई के किसी लग्जरी होटल में एक बिलियनियर बिजनेस टाइकून साबुन की एक टिक्की खरीदता है, तो वह उस ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी पे करता है। जब रेवती मदुरै में बिल्कुल वही सेम साबुन की टिक्की खरीदती है, तो वह भी वही सेम 18% जीएसटी पे करती है। पेपर पर यह परफेक्टली इक्वल लगता है, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी में यह काफी अनइक्वल है, क्योंकि एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी के नाम से जाना जाता है। लोअर और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स, जो फैमिलीज पर मंथ 25,000 रुपीज से 75,000 रुपीज के बीच कमाती हैं, वे अपनी टेक होम अर्निंग्स का लगभग 90% से 100% तक इमीडिएट कंजम्पशन, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक कम्यूट पर खर्च कर देती हैं। चूंकि उनका कमाया हुआ लगभग हर एक रुपया तुरंत गुड्स और सर्विसेज पर खर्च हो जाता है, इसलिए उनकी लगभग पूरी इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के दायरे में आ जाती है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ हाउस होल्ड्स, पर मंथ 50 लाख रुपीज कमाने वाली फैमिली शायद ऑपुलेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स पर 5 लाख रुपीज खर्च करे, लग्जरी कार्स, फाइन डाइनिंग और हाई एंड रिटेल पर जीएसटी पे करे। लेकिन बाकी बचे 45 लाख रुपीज, यानी उनकी इनकम का 90% फाइनेंशियल एसेट्स में जाता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, फॉरेन बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर्ड डेट। फाइनेंशियल एसेट परचेसेस पर 0 जीएसटी लगता है। इसके रिजल्ट के रूप में इनडायरेक्ट टैक्सेशन मिडिल क्लास इनकम स्ट्रीम में से एक मैसिव डबल डिजिट हिस्सा ले लेता है, जबकि किसी वेल्दी इंडिविजुअल के टोटल कैपिटल फ्लो का बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शन लेता है। द मैक्रो डेटा, ऑफिशियल नंबर्स क्या रिवील करते हैं? ये इकोनॉमिक थ्योरी का मैटर नहीं है, ये एम्पिरिकल रेवेन्यू डेटा में डॉक्यूमेंटेड है। ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट रिपोर्ट ने इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में एक चौंकाने वाली एसिमेट्री को हाईलाइट किया। द बॉटम 50%
इंडियन पॉपुलेशन का बॉटम हाफ हिस्सा पूरे देश में जनरेट होने वाले टोटल इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन का एस्टिमेटेड 64% उठाता है। द मिडिल 40%, मिडिल इनकम कोहोर्ट लगभग 33% इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करता है। द टॉप 10%, पॉपुलेशन का सबसे वेल्दी 10% हिस्सा अपनी नेशनल वेल्थ के ओवरऑल शेयर के कंपैरिजन में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 3% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। जब आप सेंट्रल एक्सचेकर के रेवेन्यूज का कंपोजिशन देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइमरीली जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज और स्टेट वैट रूटीनली टोटल टैक्स रिसिप्ट्स के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए अकाउंट करते हैं। इसके अलावा प्री जीएसटी एरा से करंट सिस्टम में हिस्टोरिक ट्रांजिशन ने टैक्स एग्जेम्प्ट एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट को छोटा कर दिया। 2017 से पहले लोकल पड़ोस की दुकानों के जरिए बिकने वाले हजारों डेली स्टेपल्स स्टेट लेवल वैट एग्जेम्पशंस के तहत टैक्स से बचे हुए थे। जीएसटी काउंसिल के लगातार रैशनलाइजेशन के तहत दही और बटरमिल्क से लेकर पफ्ड राइस और आटे तक के प्रीपैक्ड लेबल्ड फूड स्टेपल्स को 5% टैक्स ब्रैकेट में लाया गया। जो कभी बेसिक न्यूट्रिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया सोवरन टैक्स एग्जेम्पशन था, उसे धीरे धीरे एक बड़े स्केप न किए जा सकने वाले कंजम्पशन टैक्स नेट में री इंजीनियर कर दिया गया। सेक्शन ब्रेक, एम्बेडेड माइक्रो टैक्सेस और फ्यूल मल्टीप्लायर। टैक्स का जाल कितना गहरा फैला हुआ है, इसे सच में समझने के लिए आपको ग्रोसरी की रसीद से आगे देखना होगा और उस इनविजिबल फिस्कल इंजन को एग्जामिन करना होगा जो पूरी इंडियन सप्लाई चेन को चलाता है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब रेवती लोकल फ्यूल स्टेशन पर अपने स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल भरवाती है तो वह रफली 102 रुपीज पर लीटर पे करती है। वह पंप के डिस्प्ले पर जो नहीं देख पाती वह यह है कि पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। यह एक्सक्लूजन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट नहीं था, यह सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारों द्वारा अनब्रिडल्ड प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए लिया गया एक डेलिबरेट स्ट्रक्चरल डिसीजन था। रिटेल फ्यूल की प्राइसिंग कंपाउंडिंग टैक्सेशन में एक मास्टर क्लास है। यह फ्लोचार्ट रिटेल पंपों पर फ्यूल के स्टेप बाय स्टेप प्राइस ब्रेकडाउन को इलस्ट्रेट करता है। यह बेसलाइन क्रूड ऑयल कॉस्ट के साथ रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस से शुरू होता है, फिर इसमें फिक्स्ड सेंट्रल टैक्स रेट और डीलर कमीशन फीस ऐड होती है, एक्यूमुलेटेड टोटल पर स्टेट वैल्यू एडेटेड टैक्स अप्लाई होता है और लास्ट में फाइनल कंज्यूमर प्राइस पर कंक्लूड होता है। जब ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो फिस्कल विंडफॉल को कैप्चर करने के लिए हिस्टोरिकली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज या स्टेट टैक्सेस को ऊपर एडजस्ट कर दिया जाता है। हाल के ईयर्स में कई पीक्स पर कंबाइंड टैक्स लेवी यानी सेंट्रल एक्साइज प्लस स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स वैट टोटल रिटेल पंप प्राइस के 40% से 50% से भी ज्यादा हो गई है। यह फ्यूल टैक्स सिर्फ रेवती को तब हिट नहीं करता जब वह अपने स्कूटर में तेल भरवाती है, यह पूरी इकोनॉमी में एक साइलेंट परवेसिव कॉस्ट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। पंजाब या तमिलनाडु का किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाला पंप चलाता है। रूरल फार्म गेट्स से अर्बन होलसेल मार्केट्स तक सब्जियां ले जाने वाला लॉजिस्टिक्स ट्रक सैकड़ों लीटर हाई टैक्स डीजल जलाता है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनल रिटेलर, इनमें से हर एक इस बढ़े हुए फ्रेट कॉस्ट को अपने होलसेल प्राइस स्ट्रक्चर में शामिल कर लेता है। फाइनली जब आइटम सुपरमार्केट शेल्फ पर पहुंचता है तो जीएसटी की कैलकुलेशन उस पहले से ही बढ़ी हुई टैक्स से लदी बेस प्राइस के परसेंट के रूप में की जाती है। इस कैस्केडिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि मिडिल क्लास कंज्यूमर टैक्स के ऊपर टैक्स और फ्रेट चार्ज के ऊपर टैक्स पे करता है। ये हर टमाटर, हर नोटबुक और कुकिंग गैस के हर सिलेंडर में छुपा हुआ एक इनविजिबल टैरिफ है। सेक्शन ब्रेक, स्ट्रक्चरल लिटरेसी, द टैक्स ऑन नॉट नोइंग। चैप्टर 1 सेक्शन 1.3 में हमने द टैक्स ऑन नॉट नोइंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो किसी इंडिविजुअल की हिडन फीस, पुअर एसेट स्ट्रक्चर्स और सिस्टमिक एक्शंस के बारे में अवेयरनेस की कमी की वजह से होने वाला फाइनेंशियल ड्रेन है। यह कॉन्सेप्ट कहीं भी उतना पावरफुल नहीं है जितना कि इस बात में है कि मिडिल क्लास अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कैसे समझता है। इंडिया में किसी एवरेज सैलरीड एम्प्लॉय से पूछें कि वे कितना टैक्स पे करते हैं और वे लगभग निश्चित रूप से अपने एनुअल फॉर्म 16 की तरफ इशारा करेंगे। अगर उनकी इनकम सिंपलीफाइड टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल थ्रेशोल्ड से नीचे है, या अगर वे सेक्शन 80C के तहत अपने डिडक्शंस को ऑप्टिमाइज करने में कामयाब रहते हैं, तो वे गर्व से डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं 0 टैक्स पे करता हूं। यह मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। पर ईयर 6 लाख रुपीस कमाने वाला सैलरीड प्रोफेशनल पेपर पर 0 डायरेक्ट पर्सनल इनकम टैक्स पे कर सकता है, लेकिन एक टिपिकल ईयर में उनकी एक्चुअल बैलेंस शीट पर विचार करें।
ये टेबल अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरीज में होने वाले एनुअल एक्सपेंडिचर और जीएसटी और एक्साइज ड्यूटीज के जरिए पे किए गए उनके करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव हिडन टैक्सेस को आउटलाइन करती है। ग्रोसरीज और स्टेपल्स के लिए 1,40,000 रुपीस के एनुअल एक्सपेंडिचर पर एवरेज 5% एम्बेडेड टैक्स लगता है, जिससे 7,000 रुपीस का हिडन टैक्स पे होता है। पर्सनल केयर और हाउस होल्ड गुड्स पर एनुअली स्पेंड किए गए 60,000 रुपीस पर एवरेज इन परसेंट टैक्स लगता है, जो 10,800 रुपीस बनता है। अपैरल और फुटवेयर पर ईयर 40,000 रुपीस की कॉस्ट आती है 12% टैक्स रेट पर, जो 4,800 रुपीस ऐड करता है। यूटिलिटीज और टेलीकॉम सर्विसेज जैसे डीटीएच, मोबाइल और फाइबर पर एनुअली टोटल 50,000 रुपीस स्पेंड होते हैं 18% टैक्स रेट के साथ, जो 9,000 रुपीस कंट्रीब्यूट करते हैं। किचन अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 30,000 रुपीस का एक्सपेंडिचर होता है 28% एवरेज टैक्स रेट पर, जिससे 8,400 रुपीस हिडन टैक्सेस में जाते हैं। स्कूटर और कार, फ्यूल और मेंटेनेंस के लिए एनुअली 70,000 रुपीस की जरूरत होती है, जिस पर लगभग 45% का हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स लेवी लगता है, जो पे किए गए टैक्सेस में 31,500 रुपीस के बराबर है। डाइनिंग आउट और लोकल ट्रैवल का टोटल 50,000 रुपीस बनता है, जिसमें टैक्स रेट्स 5 to 18% के बीच होती हैं, जो टैक्सेस में 6,000 रुपीस जनरेट करता है। टोटल में 4,40,000 रुपीस के एनुअल आउटफ्लो में से पे किया गया इफेक्टिव हिडन टैक्स 77,500 रुपीस बनता है। बिना कभी एक भी टैक्स रिटर्न फाइल किए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डिमांड नोटिस पाए, इस इंडिविजुअल ने 77,500 रुपीस, जो उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम का 12.9% से ज्यादा है, सीधे स्टेट एक्सचेकर को सौंप दिया है। इस फ्रिक्शन को अनमास्क करना कोई पॉलिटिकल आउटरेज या सिनिसिज्म की एक्सरसाइज नहीं है, यह स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस का फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट है। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि एक सीरियस इन्वेस्टर को नॉन रिकरिंग आइटम्स, अकाउंटिंग गिमिक्स और सुपरफिशियल अर्निंग्स रिपोर्ट्स को हटाकर बिजनेस का एनालिसिस करना चाहिए, ताकि ट्रू नेट कैश फ्लो तक पहुंचा जा सके। इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप में आगे बढ़ते हुए एक इंडिविजुअल के रूप में आपको अपने पर्सनल हाउस होल्ड पर भी यही एग्जैक्ट फॉरेंसिक अकाउंटिंग अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप अपने लेजर की कंजम्पशन साइड पर हो रहे इनविजिबल टैक्स एक्सट्रैक्शन को मेजर नहीं करते हैं, तो आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट्स के बावजूद आपका बैंक बैलेंस मोमेंटम क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, जहां स्ट्रक्चरल कंजम्पशन टैक्सेस द्वारा स्पीड को साइलेंटली बढ़ाया जा रहा है। सेक्शन ब्रेक, डबल जेपर्डी, द साइलेंट डिके ऑफ टैक्स डिप्लीटेड सेविंग्स। टैक्स मेज को समझना सिर्फ आधी लड़ाई है। इंडियन मिडिल क्लास की असली वल्नरेबिलिटी इसमें है कि उस रेसिड्यूअल इनकम का क्या होता है जो किसी तरह इस कंपशन टैक्स टोल रोड से बच निकलती है। चलिए मदुरै में रेवती के किचन में वापस चलते हैं। अपना रेंट देने, अपनी बेटी की एजुकेशन फंड करने, ग्रोसरी खरीदने, अपने यूटिलिटी बिल पे करने और अपनी डेली परचेज पर एम्बेडेड जीएसटी को एब्जॉर्ब करने के बाद रेवती एक मंथली फाइनेंशियल मिरेकल करने में कामयाब होती है। वह अपनी नेट इनकम में से 4,000 रुपये बचा लेती है। एब्सोल्यूट सेफ्टी की तलाश करने की कंजर्वेटिव फैमिली ट्रेडिशन की पीढ़ियों की सीख के साथ वह इस हार्ड वन सरप्लस को लेती है और इसे एक ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में डिपॉजिट कर देती है, जो 6.5% पर एनम का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ करता है। उसे लगता है कि उसने अपने कैपिटल को एक अनस्टेबल फाइनेंशियल वॉल्ट के अंदर सेव कर लिया है। जो बात रेवती को रियलाइज नहीं होती वह यह है कि उसका बचा हुआ पैसा टैक्स मेज से सीधा बाहर निकलकर दूसरे और भी शांत ट्रैप में कदम रख चुका है। सबसे पहले उनके फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला नॉमिनल 6.5% इंटरेस्ट उनकी टोटल एनुअल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस पर उनके मार्जिनल स्लैब रेट से टैक्स लगता है, जिससे उनके रिटर्न का एक और हिस्सा अपफ्रंट ही निकल जाता है। दूसरा, बचे हुए रिटर्न की रियल परचेसिंग पावर को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अंदर ही अंदर सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है। ये एक ऐसा इनविजिबल इरोजन है जो हेडलाइन मैट्रिक्स के सुझाव से भी कहीं ज्यादा तेजी से उनकी सेविंग्स को खत्म कर देता है। अपने पैसे कमाने और खर्च करने के लिए ही बड़ा स्ट्रक्चरल टैक्स टोल चुकाने के बाद मिडिल क्लास सेवर अपने बचे हुए सरप्लस को उन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चुपचाप डिके होते देखता है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। वैल्यू का एक सच्चा फोर्ट्रेस बनाने के लिए एक इन्वेस्टर पैसिव असम्पशंस या ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट्स पर भरोसा नहीं कर सकता। आपको इन्फ्लेशन के साइलेंट प्रेडेटर के आसपास नेविगेट करना सीखना होगा और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ रियल
इन्फ्लेशन एडजस्टेड पोस्ट टैक्स यील्ड्स को मेजर करना होगा।